हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th NCERT हिस्ट्री की किताब चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप में सबसे पहले जो क्रांति हुई है वो 1789 में फ्रांस में हुई है। फ्रांसीसी क्रांति से जो निकले विचार हैं, इन विचारों ने न केवल यूरोप को बल्कि एशियाई देशों को भी प्रभावित किया है। फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन आदर्शों ने दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों को प्रभावित किया है। और लोगों के मन में भी अभी आने लगा है कि जब क्रांति फ्रांस में हो सकती है, फ्रांस की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो सकता है, तो वो लोग अपने देश की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो है सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की जो संभावना है, इनको जन्म दिया है। अब यूरोप और एशिया के जो देश हैं, इन देशों के लोगों के मन में व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर कि व्यक्तिगत अधिकारों का स्वरूप क्या रहेगा, सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण रहेगा, इन सब को लेकर चर्चा स्टार्ट हो गई है। इन सब को लेकर ये लोग डिस्कशन करने लगे हैं। भारत में भी राजा राममोहन रॉय और हेनरी विवियन डेरोजियो जैसे जो लोग हैं, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को उजागर किया है। हालांकि परिवर्तन को लेकर सभी की राय एक जैसी नहीं थी। जैसे वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जैसे हम लोगों का जो युवा वर्ग है, वो कुछ मुद्दों को लेकर परिवर्तन चाहता है, लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसके अगेंस्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसी थी। जब लोग आमूल परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो उस समय यूरोप के कुछ लोग ऐसे थे जो इसके पक्ष में नहीं थे। तो यूरोप में हमें उस समय 3 ग्रुप देखने को मिलते थे। उसमें उदारवादी थे, रूढ़वादी थे और आमूल परिवर्तनवादी थे। और इन सब की राय परिवर्तन को लेकर अलग अलग थी। तो यहाँ पर हम उन ग्रुप्स को देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं उदारवादी। देखिए, उदारवादी का मतलब होता है लिबरल्स। तो उदारवादी समूह के जो लोग थे, वो एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। सभी धर्मों से अभिप्राय ये है कि एक धर्म के भीतर जो पंथ होते हैं, उन पंथों को बराबर का सम्मान मिले। जैसे उस समय पूरा का पूरा जो यूरोप था, उसमें क्रिश्चियनिटी थी। हालांकि क्रिश्चियनिटी में भी पंथ होते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। तो उन सब को लेकर इनमें मतभेद हुआ करते थे, संघर्ष हुआ करता था। तो यहाँ पर ये लोग ये चाहते थे कि इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो जहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर साथ में रहें। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की जो सरकार थी, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी जिसको प्रोटेस्टेंट ग्रुप कहा जाता है, उसका समर्थन करती थी। वहीं ऑस्ट्रिया और स्पेन जो हैं, ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यानी कैथोलिक मान्यताओं को मानते थे। इसके अलावा ये लोग जो थे, ये वंश आधारित शासकों की जो अनियंत्रित सत्ता है, इसके भी विरोधी थे। वंश आधारित का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि पिता से पुत्र में सत्ता हस्तांतरित होती है, पिता के बाद पुत्र जो है गद्दी संभालता है। तो यहाँ पर ये लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे। ये जो है सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। यानी ये चाहते थे कि जो नागरिकों को अधिकार मिले, उनमें किसी भी प्रकार की कटौती ना की जाए। नागरिकों को आधारभूत या जो मूलभूत अधिकार हैं वो दिए जाएं, जिससे कि नागरिक अपना गरिमामयी जीवन जी सकें। ये जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। यानी कि जो इलेक्ट करके हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में वो लोग सरकार चलाते हैं, तो उस पर आधारित सरकार पर ये पक्ष में थे। जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए, इस तरह की सरकार ये चाहते थे। हालांकि ये समूह जो था वो लोकतंत्रवादी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि ये सभी लोग लोकतंत्र के पक्षधर नहीं थे। ये सब बातें तो चाह रहे थे, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये लोग जो थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये सभी को वोट देने के अधिकार के पक्ष में ये लोग नहीं थे। इस वजह से इनको लोकतंत्रवादी नहीं माना गया है। इनका मानना यह था कि वोट देने का जो अधिकार है, ये केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यानी इनका मानना यह था कि गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को या महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ना मिले, केवल जो संपत्ति वाले लोग हैं इनको ही वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी इनकी सोच थी। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर जैसे लिबरल्स, रेडिकल्स, इन सब की जो परिभाषा है, ये समय समय के साथ या स्थान के साथ बदलती रही है। वर्तमान समय में ये परिभाषा जो है, जो यूरोप में यहाँ पर लागू होती थी, वो प्रासंगिक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि लिबरल्स की जो परिभाषा यूरोप के समय में दी गई है, यूरोप के समाज के लिए यहाँ पर जो दी गई है, वो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो फिट नहीं बैठती है। तो समय समय पर ये सब चीज़ों की परिभाषाएं जो हैं, इन सब के जो विचार हैं, वो बदलते रहे हैं। यहाँ पर मैंने नोट के रूप में जो ईसाई धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं या पंथ हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इनका इतिहास और परिचय मैंने यहाँ पर दिया है।
ताकि आगे भी जब भी कभी इसका जिक्र हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कैथोलिक कहाँ से आ गया, प्रोटेस्टेंट कहाँ से आ गया, ऑर्थोडॉक्स कहाँ से आ गया। देखिए यहाँ पर जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म एक नहीं है। ईसाई धर्म में भी 3 प्रमुख संप्रदाय हैं। जैसे आपके सनातन परंपरा में भी आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, इसके अलावा कोई साकार की पूजा करते हैं, कोई निराकार की पूजा करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी तमाम संप्रदाय बने हुए हैं, जिनमें के 3 ये प्रमुख हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। इन सब की पूजा पद्धतियाँ या फिर इनके जो विश्वास हैं उनमें अंतर देखा जाता है। कैथोलिक चर्च जो है ये ईसाई धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय है। इसकी शुरुआत यीशु मसीह यानी ईसा मसीह के शिष्यों से मानी जाती है और पोप जो है इसका सर्वोच्च नेता होता है, जिसका मुख्यालय वेटिकन सिटी में है। ऑर्थोडॉक्स चर्च की बात करें तो यह जो है 1054 ईस्वी में ग्रेट स्किज्म के दौरान कैथोलिक चर्च से अलग हुआ था और ये मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप में, खास करके रूस और मध्य पूर्व में प्रचलित है। इसमें किसी एक नेता का शासन नहीं होता है, जैसे यहाँ पर पोप संभालता है कैथोलिक चर्च में, वैसे यहाँ पर किसी एक नेता का शासन नहीं होता है। इसके विभिन्न क्षेत्रीय चर्चों के अलग अलग पैट्रियार्क होते हैं, यानी यहाँ पर जो क्षेत्रीय चर्च होते हैं उनमें अलग अलग लोग उसको संभालते हैं, उसको देखते हैं। कोई ऊपर एक सर्वोच्च नेता यहाँ पर नहीं होता है। प्रोटेस्टेंट चर्च की बात करें तो ये जो है 16वीं सदी में मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के नेतृत्व में कैथोलिक चर्च से अलग हुए हैं और ये कैथोलिक चर्च की मान्यताओं प्रथाओं के विरोध में ये चर्च स्टार्ट हुआ था, प्रोटेस्टेंट चर्च। इसमें कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं होता है। चर्च के आधार पर पादरी, बिशप या एल्डर्स इनका संचालन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इनकी जो पूजा पद्धतियां हैं, इनके जो विश्वास हैं, इनके जो प्रतीक हैं, उनमें अंतर है। तो उदारवादी हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं रेडिकल समूह या जिनको आमूल परिवर्तनवादी कहा जाता है। देखिए ये लोग एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी कहने का मतलब यह है कि ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के फेवर में थे। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे, यानी ये महिलाओं के अधिकारों के फेवर में भी थे। ये जो लोग जो है उदारवादियों के विपरीत थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न जो उद्योगपति हैं इनको प्राप्त किसी प्रकार के जो विशेषाधिकार थे उनके अगेंस्ट थे। इनका मानना यह था कि सभी नागरिक बराबर हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। हालांकि ये लोग जो है निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति का संकेंद्रण हो, इस बात का ये विरोध करते थे। यानी इनका मानना यह है कि आप अगर संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं वो बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी देश के अंदर कुछ ही समुदायों के पास या कुछ ही लोगों के पास केवल संपत्ति का संकेंद्रण हो, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस चीज के ये विरोध में थे। तीसरा तबका है यहाँ पर रूढ़वादी, इनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। कंजर्वेटिव्स जो थे रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। रूढ़वादी का मतलब होता है कि प्राचीन परंपराओं में जकड़े हुए लोग। ये जो है 18वीं शताब्दी में परिवर्तन के जो विचार थे इनका विरोध करते रहे हैं। हालांकि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई है उसके बाद ये बदलाव की जरूरत को महसूस करने लगे हैं। फिर भी ये जो बदलाव की प्रक्रिया उसको एकदम से नहीं चाहते थे। ये चाहते थे जो बदलाव आए उसमें हम पुराने मूल्यों का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि पुरानी जो परंपराएं हैं, पुराने जो प्रचलित मूल्य हैं उनको दरकिनार कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो और जो पुराने अतीत हैं, पुराने अतीत की जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उनको ठुकराया ना जाए। इनका विचार इस तरह का था। अब आगे यहाँ पर औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात की गई है। देखिए औद्योगिक समाज से उपराय औद्योगिक क्रांति से उपजा हुआ समाज है। आप लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है 18वीं सदी के मध्य से मानी जाती है। यानी लगभग 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है ये ब्रिटेन से हुई थी और ब्रिटेन से निकलकर औद्योगिक क्रांति की जो लहर है पूरी दुनिया में फैली है। औद्योगिक क्रांति ने समाज में एक नए वर्ग का इजाफा किया है और यह है मजदूर वर्ग। क्योंकि औद्योगिक क्रांति का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब जो उत्पादन है वो उद्योगों के जरिए बड़े बड़े उपक्रम स्थापित करके वहाँ पे मशीनों के जरिए किया जाने लगा है और इन उपक्रमों को चलाने के लिए, इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर अब समाज में एक नया वर्ग, मजदूर वर्ग देखने को मिलता है, जिसकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा था। तो ये एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए उद्योग क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। चूँकि औद्योगिक क्रांति से पहले जो अधिकांश समाज था उसमें कृषकों की संख्या ज़्यादा थी, कृषक मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी। चूँकि आप लोग जानते हैं उस समय के जो किसान थे उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें तो थी नहीं। बहुत ही कम किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीनें थी। अधिकांश किसान किसी अन्य भूस्वामी के यहाँ अपनी सेवाएं देते थे और इसके अलावा वो विभिन्न प्रकार के टैक्सों को देने के लिए बाध्य थे, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को करने के लिए बाध्य थे। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई है तो औद्योगिक क्रांति में इन्हें अपना अवसर दिखा है। इन्हें लगा है कि भाई हम लोग खेती बाड़ी के कार्य करते हैं, उसमें कुछ बचता तो है नहीं, सब कुछ तो टैक्स में चला जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के जरिए कहीं ना कहीं अगर मजदूर बन जाएंगे तो मजदूर बन के कम से कम अपना पेट तो भरेंगे।
इसी उद्देश्य के साथ ये लोग गांव से पलायन करके औद्योगिक नगरों की ओर चले आए हैं। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया है। स्टार्टिंग में जो औद्योगिक क्रांति थी उस समय जो भी फैक्ट्रियां वगैरह संचालित हो रही थी उनमें काम के घंटे नियत नहीं थे, ना तो काम के घंटे नियत थे, ना ही वहाँ पर कोई छुट्टी का प्रावधान था। जैसे वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि एक दिन ऑफ रहता है या फिर कहीं कहीं पर 2 दिन ऑफ रहता है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी काम के घंटे यानी कि पाली बहुत लंबी होती थी और उस समय मजदूरी बहुत ज़्यादा कम थी। कई बार क्या होता था कि औद्योगिक वस्तुओं की जब मांग में गिरावट आ जाती थी तो उस समय बेरोजगारी बढ़ जाती थी। क्योंकि अधिकांश लोग ग्रामीण थे, गांव से निकलकर शहरों की ओर आ रहे थे और शहरों में लोगों को रहने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो ये लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर या स्लम एरिया में बसते जा रहे थे। इससे बड़े पैमाने पर शहर में जो है आवास और साफ सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। यानी यहाँ पे बड़े पैमाने पर यहाँ पर बसावट की वजह से शहरों में जो आवास है, आवास की समस्या थी, साफ सफाई की समस्या थी। इसके अलावा महामारी फैलने का खतरा बना हुआ था, महामारी फैली भी। तो इन सब चीज़ों से उस समय का समाज जूझ रहा था। इसके अलावा जो भी उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे वो सभी निजी स्वामित्व वाले उद्योग धंधे थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों ने व्यापार या फिर औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। यानी कि यहाँ पर जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे वो संपन्न या संभ्रांत वर्ग के द्वारा ही स्थापित किए गए थे। रेडिकल और उदारवादी लोग मजदूरों की परवाह तो करते थे लेकिन अपने फायदे के लिए। इनका मानना यह था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। यानी ये मानते थे अगर मजदूर स्वस्थ होंगे तो उनका उत्पादन भी ज़्यादा होगा और कहीं ना कहीं उत्पादन ज़्यादा होगा तो मुनाफा भी उन्हें ज़्यादा होगा। तो ये लोग इस बात के तो फेवर में थे कि भाई मजदूरों को शिक्षा भी दी जाए, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय के हित देख रहे थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। यानी कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, श्रम के जरिए अपने उद्यम स्थापित कर सकता है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम लचीली नीतियां बनाकर रखें ताकि लोग अपनी फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित कर सकें, उद्योग धंधे स्थापित कर सकें। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। देखिए यहाँ पर एक तरफ तो आप देख रहे हैं रेडिकल उदारवादी बिजनेसमैन हैं जो मजदूरों के हितों की बात कर रहे हैं, भले उसमें भी उनका फायदा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मजदूरों के सामने भी एक किल्लत तो है ही, किसान बनेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इससे बेटर मजदूर बनकर रहे हैं। तो इन्हें लगा है कि जब ये लोग हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, हमारे हक की बात कर रहे हैं, तो ये लोग इनके आसपास ही इकट्ठा होने लगे, इनके आसपास ही इन्होंने इनको लीडर मान लिया है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि इच्छुक जो कामकाजी स्त्री पुरुष हैं, ये उदारवादी और रेडिकल समूह की जो पार्टियां हैं इनके इर्द गिर्द गोलबंद हो गए हैं। कुछ लोग उदारवादियों के खेमे में चले गए हैं, कुछ लोग रेडिकल के खेमे में चले गए हैं। समय के साथ साथ ये लोग जो थे आक्रामक होते गए, अपने अधिकारों को लेकर ये जागरूक होते गए हैं और आक्रामक होते गए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग जो हैं क्रांतिकारी हो गए हैं और राजाओं की तख्तापलट का प्रयास करने लगे हैं। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। यानी कुछ लोग राष्ट्रभक्त थे, वो ये मानते थे कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको बदला जाए और एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें लोग प्रजा न होकर नागरिक के रूप में अधिकार प्राप्त करें। आप लोग जानते हो कि प्रजा और नागरिक में अंतर होता है। प्रजा जो होती है शासक की, राजा की प्रजा होती है, जबकि नागरिक होते हैं लोकतंत्रवादी देश के नागरिक होते हैं, जहां पर लोगों के पास अपने खुद के अधिकार होते हैं। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। यानी यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के नाम दिए गए जिन्होंने अपने देश में प्रयास किए हैं। इसी में इटली के एक राष्ट्रवादी हैं गिसेप्पे मेजनी, इन्होंने भी कुछ इस तरह का प्रयास किया था कि कैसे भी करके तख्तापलट किया जाए और राजा की जो सत्ता है उसको सत्ता से हटा दिया जाए। अब है यहाँ पर यूरोप में समाजवाद का आना। देखिए यूरोप में जो समाजवाद का आगमन है ये 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। आप लोग 18वीं 19वीं सदी को समझ तो रहे हैं। 1700 से लेकर, देखिए 1700 से लेकर 1799 का जो समय है ये 18वीं सदी है ना। यहाँ पर फिर 1800 से लेकर 1899 का जो समय है ये 19वीं सदी है। फिर यहाँ पर आपका 1900 से लेकर 1999 तक का जो समय है ये आपकी 20वीं सदी है। फिर 2000 से लेकर और जो वर्तमान तक समय चल रहा है ये आपकी 21वीं सदी है। यहाँ पर मैं 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं 21वीं का कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर किया क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से ये लाइन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड को 18वीं सदी बोलते हैं, इसको 19वीं बोलते हैं और इसको हम नीचे वाला जो ये है 1900 से लेकर 1999 इसको 20वीं सदी बोलते हैं। और वर्तमान जिसमें हम रह रहे हैं या जिसमें हम जी रहे हैं वो आपकी 21वीं सदी है।
तो यूरोप में जो समाजवाद का आगमन है वो 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। यानी कहने का मतलब यह है कि लगभग 1850 के आसपास समाजवाद का आगमन हुआ है। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का आसान सा अर्थ यह है कि यहाँ पर किसी के व्यक्तिगत हित ना होकर समाज के हित में सोचना है। हमें समाज को लेकर काम करना है, किसी व्यक्तिगत या निजी के व्यक्ति के अधिकारों को लेकर काम नहीं करना है, बल्कि पूरे समाज को लेकर चलना है, पूरे समाज को ध्यान में रखना है। समाजवाद का अभिप्राय यही है। तो समाजवादी जो लोग थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे और ये मानते थे कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी फसाद की जड़ है। इनका मानना साफ साफ ये था कि जो लोगों के पास अपनी खुद की संपत्ति, निजी संपत्ति है, यही समाज में एक विभेद पैदा कर रही है, यही सारे फसाद की जड़ है। वे संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज के नियंत्रण के पक्ष में थे। इनका मानना यह था कि जो भी संपत्ति है उस पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। ये चाहते थे कि सरकार सामूहिक खेती और सामूहिक उद्यमों को विकसित करे, यानी कि ये इस तरह की व्यवस्था लागू करना चाहते थे जहां पर किसी एक के हाथ में संसाधन ना हो, सभी के हाथ में संसाधन हो। तो इसके लिए जरूरी ये है कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे, सरकार जो सामूहिक खेती का प्रावधान करे, सामूहिक उद्यम स्थापित करवाए जिसमें सब लोग मिलजुल कर काम करें और मिलजुल कर अपना मुनाफा बांट लें। कोऑपरेटिव, सामूहिक का मतलब होता है कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक शख्स के द्वारा किए गए काम के हिसाब में आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव का मतलब यही होता है कि मिलजुल कर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा, मुनाफे में जिस व्यक्ति की जो भागीदारी रही है उसके अकॉर्डिंग उसको श्रम का लाभ मिलेगा। तो यहां पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इसमें भागीदारी की है। इंग्लैंड के एक जाने माने उद्योगपति हैं रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने इंडियाना, यानी अमेरिका का एक स्टेट है इंडियाना, इसमें नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया है। फ्रांस में लुई ब्लांक, तो लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार जो है पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों की स्थापना करे। पूंजीवादी का मतलब है कि ऐसे उद्यम जो कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है। तो यहाँ पर जो फ्रांस के लुई ब्लांक हैं ये चाहते थे कि सरकार जो सामूहिक उद्यम स्थापित करवाए जो कि सरकार के नियंत्रण में हो। अब आपको यहाँ पर दो ऐसे महान व्यक्तियों के नाम देखने को मिलेंगे जिन्होंने समाजवाद को परिभाषित किया और इसको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। यहाँ पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने समाजवाद की दिशा में नए तर्क प्रस्तुत किए हैं और समाजवाद के विचार को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है। ये दोनों ही जो थे जर्मन दार्शनिक थे। कार्ल मार्क्स का विचार था कि जो औद्योगिक समाज है ये पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी उपक्रम स्थापित किए गए हैं वो सभी उपक्रम निजी हाथों में हैं और निजी हाथों में होने की वजह से जो इनके मालिक हैं वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक पूंजी उत्पादन करना, पूंजी का अर्जन करना उनका मकसद है। भले ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन इस रोजगार में भी फायदा वो अपना ही देख रहे हैं। तो ये मानते थे कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। और जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि उस समय के समाज में जो मजदूर हुआ करते थे, औद्योगिक मजदूर जो थे, उनकी कार्य परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। उनको 15-16 घंटे काम करना पड़ता था, छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था, इसके अलावा अन्य प्रकार की कोई सहायता का प्रावधान भी नहीं था। बच्चे हों, महिलाएं हों या पुरुष हों, सबको लगभग एक ही रूप में देखा जा रहा था, यानी एक ही तरह से उनसे काम लिया जा रहा था। उनके लिए कोई अलग अलग प्रावधान बनाए नहीं गए थे। तो इन सब से कार्ल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आहत थे। उनका मानना यह था कि ये जो बड़े बड़े उपक्रम हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। तो मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। और उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी या फिर कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। इनका मानना यह था कि हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां पर जो सारी संपत्ति है वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में ना हो, बल्कि समाज के नियंत्रण में हो, समाज का नियंत्रण हो, समाज का स्वामित्व हो। और इस तरह के समाज को उन्होंने साम्यवादी का नाम दिया। इनका मानना यह था कि आने वाले सालों में जो हमारे मजदूर हैं, मजदूरों का पूंजीपतियों से संघर्ष होगा और इस संघर्ष में मजदूरों की अंत में विजय होगी और फिर कम्युनिस्ट समाज की स्थापना होगी। और उनकी राय में जो कम्युनिस्ट समाज है यही भविष्य का समाज होगा। हालांकि अब तक, वर्तमान तक अगर देखा जाए तो किसी भी देश में कम्युनिस्ट क्रांति नहीं हुई। हालांकि ये जो विचार है मार्क्स के विचार, इन विचारों ने किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान भी निभाया। वहाँ पर मजदूरों को उनकी भूमिका दिलाने में, मजदूरों को उनके हक दिलाने में एक अहम रोल निभाया। लेकिन पूरी तरह से किसी भी देश ने जो कम्युनिस्ट का विचार है ये अपना नहीं पाया है। आगे यहाँ पर समाजवाद के लिए समर्थन। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने विचार प्रस्तुत कर दिए थे। अब इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी।
क्योंकि उस समय के समाज में जो मजदूर वर्ग के लीडर वगैरह हुआ करते थे उनको लगने लगा कि वाकई में जो वर्तमान व्यवस्था है वो शोषणकारी व्यवस्था है और इससे उभरने के लिए प्रयास हमें करने होंगे। तो अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल जुलाई 1889 में द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली ताकि दुनिया भर के जो भी मजदूर संगठन है इससे जुड़ सकें। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने कई संगठन बनाए। इन्होंने जो है अपने मजदूर साथियों की मदद करने के लिए अपने निजी कोष स्थापित किए हैं। काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना भी स्टार्ट कर दिया है। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी ज़्यादा गहरे रिश्ते थे और ये लोग जो हैं, ये मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, ये संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद भी किया करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन जो आंदोलनकारी हैं, इन्होंने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। यानी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब जगहों पर जो समाजवादी खेमा है उसमें बढ़ोतरी होने लगी है। समाजवादियों ने वहाँ पर अपनी अपनी पार्टी बनाना स्टार्ट कर दिया है। फ्रांस में जो है, फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही, भले इन लोगों ने अपनी पार्टी बना ली लो, अपना संगठन बना लिया हो, लेकिन कहीं भी यूरोप में ये लोग 1914 तक कहीं भी जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहे। हालांकि ये सरकार में इनके प्रतिनिधि चुने जाते रहे, समाजवादी जो प्रतिनिधि चुने जाते थे, और इन्होंने वहाँ पर कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई। फिर भी इन लोगों की पूरी तरह से सरकार कहीं नहीं बन पाई। सरकार में रूढ़वादियों का, उदारवादियों का और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया गया है और यह घटना जो है पेरिस कम्यून की 1871 के जनविद्रोह की घटना है। कम्यून का मतलब होता है नगर परिषद। तो पेरिस की जो नगर परिषद है, इस पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई एक सरकार थी, जन सरकार। इसने कब्जा कर लिया था। इस जन सरकार के कब्जे को खत्म करने के लिए सरकारी टुकड़ियों ने यहाँ पर मार्च किया है और सरकारी टुकड़ियों ने जो है पेरिस कम्यून पर जो जन सरकार है इसको कुचल डाला है। पेरिस कम्यून जो है दो और चीज़ों के लिए भी याद रखा जाता है। एक तो मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ है। यानी यहाँ पर जो कम्युनिस्ट जो सरकार थी, कम्युनिस्ट जो जन सरकार थी, उसके हाथ में लाल झंडा था। तो यहीं से जो है लाल झंडा जो है कम्युनिस्ट का प्रतीक बन गया है। इसके अलावा मार्सियस जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। मार्सियस या मार्सिले जो कि 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था, वो इस घटना से पेरिस कम्यून का और यहाँ के मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया है। खास करके यहाँ पे लाल झंडा इंपॉर्टेंट है। यानी लाल झंडा जो है कम्युनिस्ट का प्रतीक बन गया है। वर्तमान में भी आप लोग देखते हैं कि जिनके पास लाल झंडा होता है उनका मतलब ये होता है वो मार्क्सवादी हैं या फिर कम्युनिस्ट हैं। अब आगे यहाँ पर रूसी क्रांति के बारे में बात की गई है। यहाँ पर रूस का परिचय दिया गया है कि उस समय रूस जो था वो यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ था। रूस में फरवरी 1917 में राजशाही का पतन होता है और यहाँ पर अक्टूबर की जो घटनाएं हैं इनको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी अक्टूबर में यहाँ पर जो सत्ता थी उस सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया था। तो अक्टूबर में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको यहाँ पर अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। रूसी साम्राज्य की बात करें तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। यानी यहाँ का शासक उस समय जार निकोलस द्वितीय था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यानी आज आप लोग ये जो देश देख रहे हैं ये देश कभी रूसी साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। रूसी साम्राज्य जो है प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी की 3 शाखाएं हैं। एक तो कैथोलिक है, दूसरी प्रोटेस्टेंट है और तीसरी ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स शाखा जो है पूर्वी यूरोप में फैली हुई है। तो रूस में जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा थी रूसी ऑर्थोडॉक्स। इसको मानने वालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। हालांकि ये लोग अल्पमत में थे, बहुमत में ऑर्थोडॉक्स शाखा को मानने वाले लोग थे। यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में, देखिए 20वीं सदी का मतलब है 1900 से लेकर 1999 के बीच का समय। शुरुआत का मतलब ये हो गया 1900 के आसपास के जो साल हैं, जैसे 1901 है, 2 है, 3 है, 4, 5, तो ये 20वीं सदी के शुरुआती साल बोले जाएंगे। तो इस समय में रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता जो थी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यहाँ पर खाद्यान्न की पैदावार तो अच्छी खासी होती थी। यानी रूसी किसान जो थे अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग पैदावार करते थे।
साथ ही साथ बाजार के लिए अनाज के बड़े निर्यातक थे। चूंकि यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत कम थे और उद्योग धंधे थे भी तो वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक ही सीमित थे। ज़्यादातर उत्पादन यहाँ पर कारीगरी करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। यानी यहाँ पर छोटी छोटी वर्कशॉपों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कुछ बड़े कारखाने भी मौजूद थे। ज़्यादातर जो कारखाने थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। यानी यहाँ पर जो जो बड़े कारखाने थे वो उद्योगपतियों के कारखाने थे, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। 1890 के दशक में यहाँ पर रेलवे लाइन का विस्तार होता है। उसी के साथ यहाँ पर जो विदेशी निवेश है उसमें भी तेजी देखी जाती है। देखिए, रूस में एक चीज़ यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलेगी। रूसी सरकार ने जो यहाँ की फैक्ट्रियाँ या फिर यहाँ पर कारखाने थे, उन कारखानों में काम के घंटे निश्चित किए थे। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया था, कुछ अपने सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभाग लगाए थे, तो मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले और काम के घंटे निश्चित हों। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फिर भी जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय भी भ्रष्टाचार हुआ करता था। उस समय भी जो सरकारी कर्मचारी थे वो बड़े बड़े मालिकों के दबाव में बिक जाते थे, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ की फैक्ट्रियों में या फिर वर्कशॉपों में काम की जो पालियाँ हैं प्राय 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर जो है आमतौर पर 10 से 12 घंटे पालियों में काम करते थे। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो सरकार ने प्रावधान बनाया था कि सरकारी विभाग निगरानी करेंगे, तो सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर तो नज़र रख रहे थे, लेकिन जो छोटे छोटे कारखाने थे, छोटी छोटी वर्कशॉपों थी, उन पर काम के घंटे लंबे खिंच जाते थे। सामाजिक स्तर की बात करें तो सामाजिक स्तर पर मजदूर जो थे बटे हुए थे। कुछ मजदूर ऐसे थे जो अपने गांव के साथ गहरे संबंध बनाए हुए थे, जबकि बहुत सारे मजदूर जो थे वो स्थायी रूप से शहरों में ही आकर बस चुके थे। उस समय के मजदूरों में एकता थी। जैसे किसी मजदूर को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था तो सभी मजदूर जो है एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1914 की बात करें तो 1914 में फैक्ट्री में मजदूरों की जो मजदूर औरतें हैं, इनकी संख्या 31% थी, लेकिन इनकी जो मजदूरी है पुरुष मजदूरों के मुकाबले आधे से लेकर 3/4 तक थी। यानी यहाँ पर जो महिला मजदूरें थी फैक्ट्री में, उनकी संख्या जो थी मजदूरों में 31% थी, लेकिन उनको जो सैलरी मिलती थी वो पुरुषों की तुलना में आधे से भी 3/4 मिलती थी। देहात की बात करें, यानी कि यहाँ के रूरल एरिया की बात करें, तो यहाँ की जो देहात की ज़्यादातर ज़मीनें थी उन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों का, राजशाही का और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसका कब्जा था। सामंत का अर्थ आप जानते होंगे। सामंत का मतलब होता है कि जो राजा जिन्हें अधिकार सौंपता है उस क्षेत्र में कर वसूल करने का या फिर वहाँ पर शासन चलाने का अधिकार सौंपता है, उनको सामंत कहा जाता है। तो सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च के अधिकार में यहाँ पर अधिकांश जमीनें थी। यहाँ के किसान जो थे बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। यहाँ के किसान जो हैं ये सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। यानी वो धार्मिक तो थे, लेकिन वो सामंत हैं या फिर यहाँ पर जो नवाब हैं, राजशाही वाले लोग हैं, उनका सम्मान नहीं करते थे। जैसे फ्रांस में फिर भी ये देखा गया था, फ्रांस के जो किसान थे अपने सामंतों का कहीं कहीं पर या फिर जो भी कुलीन वर्ग के लोग थे उनका सम्मान करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ के लोग इनसे घृणा करते थे। यहाँ के किसान जो है समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून, ये कम्यून को मीर कहा गया है, तो अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। कम्यून का मतलब ये है कि किसानों का एक सामूहिक यहाँ पर एक संस्था बन जाती थी। उनका जो लीडर होता था उसको कम्यून बोलते थे। जैसे मान लीजिए एक गांव में एक गांव है, एक गांव का जो मुखिया है उसे कम्यून बना दिया, तो कम्यून को ये लोग क्या करते थे, समय समय पर अपनी जमीन सौंप देते थे और वो कम्यून क्या करता था, उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग उस जमीन का बंटवारा करता था कि भाई किसको कितनी जमीन चाहिए, कितनी जमीन मिलनी चाहिए, कितनी उसके लिए उपयुक्त है। तो ऐसे यहाँ पर ये व्यवस्था यहाँ पर चलती थी। आगे यहाँ बताया गया है कि रूस में समाजवाद का विकास कैसे हुआ। देखिए, 1914 से पहले रूस में सभी जो राजनीतिक पार्टियां थीं ये गैरकानूनी थीं। यानी 1914 से पहले यहाँ के शासक जार निकोलस द्वितीय ने एक कानून बनाकर सभी राजनीतिक पार्टियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। तो जो भी पार्टियां 1914 से पहले गठित हुई थीं वो पार्टियां चोरी छिपे या फिर गैरकानूनी ढंग से अपना काम चला रही थीं। यहाँ के समाजवादी तबके को लगता था कि जो रूस के किसान हैं वो समाजवादी भावना वाले किसान हैं, क्योंकि यहाँ के किसान समय समय पर अपनी जमीन बांट देते थे। इसी आधार पर समाजवादी तबके के लोग मानने लगे कि यहाँ के किसान जो हैं वो समाजवादी भावना वाले किसान हैं। इसी आधार पर इनका मानना यह था कि यहाँ पर जो भी क्रांति होगी वो क्रांति मजदूर नहीं करेंगे, बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया। यानी इन्होंने रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 में किया। सन 1900 में समाजवादियों ने ग्रामीण इलाकों के लोगों के साथ मिलकर
सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। देखिए दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, एक समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी है और दूसरी जो है लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी जो क्रांतिकारी पार्टी है, इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इन्होंने डिमांड की है कि सामंतों के कब्जे में जो जमीन है वो जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के मुद्दों को लेकर ये दोनों पार्टियां जो हैं, ये समाजवादी जो क्रांतिकारी पार्टी है और समाजवादी जो लोकतांत्रिक पार्टी है, इन दोनों में मतभेद था। जो समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी थी, यानी इसको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कहा जाता था, उसका नेता लेनिन था। तो लेनिन का मानना यह था कि किसानों में एकजुटता नहीं है और वो बटे हुए हैं। जब तक किसान एकजुट नहीं होंगे तब तक हम कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ऐसा लेनिन का मानना था। इसके अलावा सांगठनिक रणनीति के सवाल पर जो पार्टियां हैं उनमें गहरे मतभेद थे। यानी जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है, उसमें संगठन के स्तर पर भी पार्टी के अंदर ही मतभेद थे। यहां पर दो तबके थे, एक तो व्लादिमीर लेनिन का तबका था और दूसरा खेमा था जूलियस मार्टोव के नेतृत्व में। तो व्लादिमीर लेनिन जो है ये बोल्शेविक खेमे का मुखिया था। देखिए बोल्शेविक का रशियन में अर्थ होता है बहुमत वाला। बोल्शेविक का सामान्य सा अर्थ रशियन में है बहुमत, यानी जिसके पास पार्टी के ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं उसको बोल्शेविक कहा जाता है। तो व्लादिमीर लेनिन जो था ये सोचता था कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी जो अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और ये अपने सदस्यों को पूरा कंट्रोल में रखना चाहता था। यानी इसका मानना यह था कि पार्टी में केवल और केवल भीड़ नहीं बढ़ानी है, बल्कि अपने जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि पार्टी ढंग से काम करे। जबकि दूसरा खेमा जिसका नेता जूलियस मार्टोव था, जो कि मेंशेविक था यानी अल्पमत में था, ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। जबकि व्लादिमीर लेनिन का मानना यह था कि पार्टी में सदस्य भले कम हों लेकिन एक्टिव हों, उन पर हमारा नियंत्रण हो ताकि पार्टी अच्छे से काम कर सके। केवल यही नहीं है कि हम केवल ऐसे सदस्य बनाते जाएं भीड़ बढ़ाते जाएं, भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों में मतभेद था। तो यहाँ पर जो व्लादिमीर लेनिन है ये यहाँ पर बोल्शेविक नेता कहलाया है, यानी बहुमत खेमे वाला नेता कहलाया है। अब आगे है यहाँ पर उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है कि ऐसा शासक जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो और जो मनमाने ढंग से अपने फैसले लेता है। जार निकोलस द्वितीय ये राष्ट्रीय संसद के अधीन भी नहीं था, तो राष्ट्रीय संसद के अधीन न होने के चलते जार मनमाने तरीके से अपनी सत्ता चला रहा था। निकोलस जार के इस रवैये की वजह से यहाँ के जो उदारवादी तबके के जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब उनको लगने लगा था या तो जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया जाए या फिर इसको राष्ट्रीय संसद के अधीन लाया जाए। इन सब के बीच में 1904 में जो जरूरती सामान है उसकी कीमतें बढ़ने लगी हैं। अब यहाँ पे कीमतें तो बढ़ रही हैं लेकिन मजदूरों की जो वेतन वृद्धि है वो नहीं हो रही है। मजदूरों का जो वास्तविक वेतन है उसमें करीब 20% की गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में मजदूर भी परेशान है। अब मजदूर अकेले तो अपनी मांगें मनवा नहीं सकते हैं, तो मजदूर जो हैं ये विभिन्न संगठनों के सदस्य बनने लगे हैं ताकि ये अपनी मांगों को मनवा सकें। 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन किया जाता है। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के जो 4 कैंडिडेट हैं इनको एक फैक्ट्री काम से निकाल देती है। इनके समर्थन में और भी कैंडिडेट आ जाते हैं और भी सदस्य आ जाते हैं और वो ऐलान कर देते हैं कि या तो इन्हें फैक्ट्री वाले फिर से ले लें, अगर फैक्ट्री वाले फिर से काम पर नहीं रखेंगे तो हम लोग हड़ताल करेंगे। तो फैक्ट्री वाले बात नहीं मानते हैं, लिहाजा ये लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। अगले ही दिन क्या होता है कि लगभग 11,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में इकट्ठे होते हैं और एक मार्च निकालते हैं। ये लोग जो हैं काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि करने और कार्यस्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले जाते हैं। अब देखिए जब आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है तो जो अन्य समाज सेवी लोग हैं वो भी इनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पादरी हैं, पादरी गैपोन, इनके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल है, ये निकोलस जार द्वितीय का महल है, यहाँ पर इसके सामने पहुँच जाता है। तो इनकी जो भिड़ंत है पुलिस और कोसेक्स से हो जाती है। तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया है। कोसेक्स का मतलब यहाँ की जो आर्मी है उसने मजदूरों पर हमला बोल दिया है। इस हमले में यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते हैं और करीब 300 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। चूंकि ये जो घटना घटित हुई थी इतवार वाले दिन यानी रविवार वाले दिन घटना घटित हुई थी, इस वजह से इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। और ये घटना जो 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी, तो इसे जो है खूनी रविवार की घटना भी कहा जाता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जाता है कि खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी, तो आप लोग बता देंगे ये 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी।
और 1905 की जो क्रांति की शुरुआत है इसी घटना से हुई थी। अब जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो पूरे देश में एकदम से आग लग जाती है, पूरे देश में एकदम आग की लहर फैल जाती है कि भाई जो सरकारी सेना है या जो शासक की सेना है, पुलिस है, उसने लोगों को मार दिया है, सरकार जो अपनी मनमानी चला रही है। तो इनके समर्थन में जो शिक्षक लोग हैं या छात्र लोग हैं वो भी उतर जाते हैं। छात्र जो है अपने विद्यालय छोड़ देते हैं, जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं उनमें भी हड़ताल होने लगती है, विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। इन सबको देखते हुए जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर अन्य जो मध्यवर्गीय कामगार हैं, ये लोग भी संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना करते हैं। यानी इन लोगों के समर्थन में अब काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, यानी यहाँ पर पढ़े लिखे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं ये भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर देते हैं। देखिए 1905 की क्रांति के दौरान उदारवादियों ने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट पार्टी और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ में लिया है और इनको साथ में लेकर इन्होंने किसानों और मजदूरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है। इसके अलावा इन्हें रूसी साम्राज्य के तहत राष्ट्रवादियों, जिनमें पोलैंड के लोग शामिल हैं, और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जो हैं जदीदी, इनका भी समर्थन इन्हें मिला है। अब चूंकि मामला बढ़ता जा रहा था, आग फैलती जा रही थी, तो निकोलस जार को कुछ तो करना ही था। तो 1905 की क्रांति के दौरान निकोलस जार द्वितीय ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद, इसको ड्यूमा कहा जाता है, देखिए रशियन में इसको संसद को ड्यूमा कहा जाता है, इसके गठन पर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि संसद के गठन की बात तो कर दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मनमर्जी या फिर कह सकते हैं मनमानी जार की चल रही थी। जार ने जो पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही और पुनर्निर्वाचित दूसरी जो ड्यूमा है इसको 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया है। यानी जार अभी भी संसद के अधीन नहीं आया है, जार अभी भी फ्री हैंड होकर काम कर रहा है। ड्यूमा केवल और केवल जनता के विद्रोह को शांत करने के लिए बनाई गई थी, ड्यूमा का कोई खास रोल नहीं है। ड्यूमा अभी भी जार की शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसने जो है मतदान के कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में जो रूढ़वादी राजनेता हैं इनको भर डाला है। रूढ़वादी का मतलब जो उसके समर्थक राजनेता उनको भर डाला है। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया है, ये उदारवादी और क्रांतिकारी खेमा फिर से बाहर हो गया है। 1905 के बाद ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनों को इसने जो गैरकानूनी घोषित कर दिया है। राजनीतिक गतिविधियों पर इसने भारी पाबंदी लगा दी है ताकि आगे कोई ऐसा विद्रोह ना उठ पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकोलस जार ने एक चाल चली है, उस चाल के जरिए ड्यूमा का एक प्रलोभन दिया गया है और ड्यूमा के जरिए इसने कैसे भी करके विद्रोह को शांत किया है और बाद में इसने जो है कठोर कानून बनाए हैं ताकि आगे भविष्य में ऐसा विद्रोह फिर से ना पनप सके। इसके बाद है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1905 में रूस में क्रांति की आग भड़की थी, लेकिन शासक की कूटनीति के चलते उसने इस आग को दबा दिया और 1905 से लेकर 1914 तक निकोलस जार द्वितीय ने शासन चलाया। 1914 में 28 जुलाई को दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस युद्ध में जो शामिल देश थे उनके यूरोप से बाहर भी उपनिवेश थे, इसी वजह से इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर एक तरफ एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये शामिल थे, इनको केंद्रीय शक्तियाँ कहा गया है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के संगठन को धुरी राष्ट्र कहा जाता है, इनको जो है धुरी राष्ट्र बोला जाता है। वहीं दूसरा खेमा जो था इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। देखिए इन लोगों के संगठन को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है इसमें धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल हैं और मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल हैं। ये जो युद्ध है ये युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चला है, लेकिन इस युद्ध का प्रभाव रसिया पर बहुत ज़्यादा पड़ा क्योंकि रसिया भी इसमें शामिल था। शुरुआत में तो रसिया के जो लोग हैं इन्होंने युद्ध का समर्थन दिया है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया है निकोलस जार द्वितीय ने अपनी जो ड्यूमा है, संसद है, उसमें जो भी पार्टियां मौजूद थीं उनसे सलाह लेना बंद कर दिया, यानी अपने मनमाने तरीके से काम करने लगा। चूंकि युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था, युद्ध लंबा खिंचने से जो रसिया के संसाधन थे उन पर भी असर पड़ा। जो फसलों की पैदावार थी वो चौपट हो गई क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश हट्टे कट्टे लोग थे युद्ध में चले गए। युद्ध लड़ा जा रहा है तो यहाँ पर युद्ध लड़ने की वजह से क्या हो रहा है, जमीन भी दूषित हो रही है, जमीन पर युद्ध लड़ा जा रहा है तो यहाँ पे फसलें नष्ट हो रही हैं, मकान टूट रहे हैं, यानी मकानों पे बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, तो लोग अपने आवास छोड़कर भटक रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्पादन जो है ठप पड़ गया है, साथ ही साथ जो औद्योगिक उत्पादन था वो भी ठप पड़ गया था। लोग जो थे रसिया के रवैये से परेशान थे। यहाँ के लोगों के मन में जर्मनी विरोधी भावनाएं थी, तो जर्मनी विरोधी भावनाओं की वजह से लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर
पेट्रोग्राद रख दिया। यानी सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था, तो इसको नाम को बदलकर इन्होंने पेट्रोग्राद कर दिया है। जो निकोलस जार की पत्नी है जारीना, तो जारीना जो है जारीना अलेक्जेंद्रा इनका पूरा नाम था, और ये जर्मन मूल की थी। तो एक तो ये जर्मन मूल की हैं, और इनका एक सलाहकार था रासपुतिन, जो कि एक सन्यासी था। इसने राजशाही को और ज़्यादा अलोकप्रिय बना दिया है। यानी कहने का मतलब ये कि निकोलस जार दूती की जो पत्नी है जरीना और उसका एक सलाहकार रासपुतिन, इन्होंने शासक को ऐसी सलाह दी है, उस सलाह को देने के चलते वहाँ की जो जनता और ज़्यादा क्रुद्ध हो गई है। अब देखिए, युद्ध जो था प्रथम विश्व युद्ध, ये दो मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक तो पूर्वी मोर्चे पर और दूसरा पश्चिमी मोर्चे पर। पश्चिमी मोर्चे में जो फ्रांस का पूर्वी वाला हिस्सा था, पूर्व वाला हिस्सा था, वहाँ लड़ा जा रहा था, और पूर्वी मोर्चे पर जो रसिया का पश्चिमी वाला हिस्सा था, वहाँ लड़ा जा रहा था। तो ये पश्चिमी मोर्चा था, यहाँ पर फ्रांस की स्थिति तो मजबूत थी, फ्रांस ने डटकर मुकाबला किया और फ्रांस यहाँ पर इन सेनाओं पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जो पूर्वी वाला हिस्सा था, रसिया वाला हिस्सा था, यहाँ पर रसिया की जो स्थिति थी वो कमजोर थी। रसिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। जो धुरी राष्ट्रों की सेनाएं थी, केंद्रीय शक्तियों की सेनाएं थी, वो रसिया पे भारी पड़ रही थी। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी है। 1917 तक करीब 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, और सिपाही भी जो थे वो युद्ध से तंग आ चुके थे। चूंकि यहाँ पर युद्ध जो था, पूरी मोर्चे पर युद्ध लड़ा जा रहा था, वो रसिया के भीतर लड़ा जा रहा था। तो इस वजह से रसिया में जो भी खेत वगैरह थे, लोगों के घर आवास वगैरह थे, वो नष्ट हो चुके थे। तो ऐसे में 70 लाख लोग मारे जा चुके हैं, करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। भाई वो बेघर होकर घूम रहे हैं। तो रसिया में लगातार लोगों का जो कह सकते हैं विद्रोह जो है, लोगों के अंदर जो शासक के प्रति नफरत जो थी बढ़ती जा रही थी। अब वो चाह रहे थे कैसे भी करके युद्ध एंड हो जाए और वो अपना जो पुराना जो ढर्रा था उस ढर्रे पर लौट आए, यानी पुरानी जो अपनी जो भी काम कर रहे थे उस काम को करने लगे, युद्ध बंद हो जाए। लेकिन युद्ध कहाँ बंद होने वाला है? युद्ध किसी के हाथ में हो तो बंद हो, तो युद्ध तो चालू है। यहाँ पर जो शाही रूसी सेना है, इसको रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था, और उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। देखिए, रूस जो है लगातार इस युद्ध में पराजित होता जा रहा है, क्योंकि इसकी बड़ी सेना भी है। बड़ी सेना होने के बावजूद भी ये उतना ज़्यादा डट के मुकाबला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास उतने ज़्यादा आधुनिक हथियार नहीं है। यहाँ का जो बाल्टिक समुद्र था, तो बाल्टिक समुद्र के रास्ते यहाँ का व्यापार होता था। बाल्टिक समुद्र के रास्ते यहाँ पर बाहर से जो भी सामान वगैरह उसकी सप्लाई की जाती थी, और यहाँ से जो खाद्यान्न वगैरह का निर्यात है उसी के जरिए होता था। अब बाल्टिक समुद्र पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है, तो जर्मनी का कब्जा होने की वजह से जो औद्योगिक आपूर्ति बंद हो जाती है। अब देखिए, जब बाल्टिक के जरिए सामान मंगाया जा रहा है, अब बाल्टिक पर जर्मनी का कब्जा है, अब बाल्टिक समुद्र से सामान की आपूर्ति नहीं हो सकती है, तो ऐसे में यहाँ के उद्योग और कारखाने वो जो है ठप पड़ जाते हैं। स्थिति इतनी बुरी आ जाती है कि यहाँ की रेलवे लाइन का मेंटेनेंस ना हो पाने की वजह से 1916 तक जो रेलवे लाइन है वो टूटने लगती हैं। अनाज की किल्लत हो जाती है, यानी एक समय रसिया जो है सरप्लस उत्पादन करता था, अत्यधिक उत्पादन करता था, अन्य देशों को अनाज निर्यात करता था। अब चूंकि यहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर किसान तो है ही नहीं, किसान युद्ध के मोर्चे पर गए हैं, और जो उनकी ज़मीनें वगैरह उन पर युद्ध लड़ा जा रहा है, तो फसल वाली ज़मीनें खराब हो चुकी हैं। तो यहाँ पर खाद्यान्न की जो पैदावार है वो घटती जा रही है, यहाँ पर खाद्यान्न की किल्लत होती जा रही है। 1916 की सर्दियों में यहाँ पर जो अनाज की दुकानें हैं उन पर अक्सर दंगे होने लगे हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी अनाज बचा हुआ है वो अनाज मोर्चों पर भेजा जा रहा है, यानी जो आर्मी है उनको दिया जा रहा है, कैसे भी करके आर्मी डटी रहे। तो ऐसे में लोग और ज़्यादा नाराज हो रहे हैं। लोगों ने जो है राशन की जो दुकानें उन पर दंगे करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। देखिए, चूंकि युद्ध भी चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध, और ऐसे में यहाँ पर 1917 की जो सर्दियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा कठोर सर्दियाँ हैं। इस बार सर्दियों में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पर जो पेट्रोग्राद शहर है, इस शहर की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि ऐसा लगता था एक तरफ यहाँ पे मजदूर रह रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर संपन्न लोग हैं। तो शहर में मजदूरों के जो क्वार्टर और कारखाने थे वो नेवा नदी के दाएं तट पर थे, जबकि बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस यानी जार का महल, और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो भी इसी तरफ ही था। यानी यहाँ पर क्या था, जो पेट्रोग्राद शहर है, यानी सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है, 2 भागों में बटा हुआ है। इसके राइट साइड में क्या है, मजदूरों के इलाके हैं, मजदूरों की फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ वगैरह हैं। और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो शासक वर्ग है उसका विंटर पैलेस है, या फिर अन्य जो रिहायशी इलाके हैं, समृद्ध लोगों के रिहायशी इलाके हैं, सरकारी इमारतें, वो सब इस तरफ हैं। अब यहाँ पर चूंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्यूमा वाले लोग भी परेशान थे, क्योंकि ये जार जो था ड्यूमा के सदस्यों से कोई भी सलाह नहीं ले रहा था, तो ड्यूमा वाले लोग भी परेशान थे। तो संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा
ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। वैसे भी ड्यूमा की जार तो चलती नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था अगर ड्यूमा को भंग कर दिया गया तो फिर तो जार बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा, फिर तो अपने मनमाने ढंग से काम करेगा। इधर जो है खाद्यान्नों की कमी है, युद्ध युद्ध लड़ा जा रहा है, सर्दियां बहुत भयंकर हैं, तो फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो जाती है। अब मजदूरों के इलाकों में खाद्य की कमी हो जाती है, तो ऐसे मजदूर जो है परेशान होकर क्या करते हैं, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित ये मजदूर एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर देते हैं। एक फैक्ट्री पर ताला ठोंक देते हैं कि अब काम नहीं होगा, जब तक खाद्यान्न नहीं मिलेगा हमें, जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। इनके समर्थन में अन्य 50 फैक्ट्रियों के मजदूर भी जो है हड़ताल पर चले जाते हैं। यानी एक फैक्ट्री में ताला पड़ा, एक फैक्ट्री में तालाबंदी की गई है, अब इनके समर्थन में अन्य जो 50 फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, वहां के मजदूर भी हड़ताल पर चले जाते हैं। अब देखिए इनमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज देखने को ये मिलती है कि यहाँ पर हड़ताल का नेतृत्व केवल पुरुषों ने नहीं किया है, बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। ये बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का जो नेतृत्व था वो औरतें कर रही थी, और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया है। यानी यहाँ पर 8 मार्च के दिन यहाँ पे महिलाएं भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, तो इसी वजह से इसकी याद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बाद में घोषित किया गया है। अब देखिए यहाँ की जो पब्लिक है, जो दाएं ओर के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि नेवा नदी को पार करें और रिहायशी इलाकों में जाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान से बाहर नहीं जाता है, बिल्कुल सड़कें सुनसान रहती हैं, लोग अपने घरों में कैद रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है। कर्फ्यू का मतलब होता है कि बिल्कुल अपने घर में कैद हो जाना। तो सरकार ने कोशिश की है कि कैसे भी ये आंदोलन दबाने के लिए कर्फ्यू लगा दो। तो कर्फ्यू लगाने से ये होगा कि जो गुस्साई हुई पब्लिक है वो रिहायशी इलाकों में आके तोड़फोड़ नहीं करेगी। तो यहाँ पर कुछ हद तक रणनीति काम भी की है। यहाँ पर शाम तक जो प्रदर्शनकारी हैं तितर बितर हो गए हैं, लेकिन ये 24 और 25 फरवरी को फिर से इकट्ठा होने लगे हैं। भाई कर्फ्यू लगाया है, कुछ देर के लिए तो प्रभाव रहा है, कुछ देर के लिए ये लोग कंट्रोल हो गए, कुछ देर के लिए इन्होंने क्या किया, ये शहर को छोड़कर यानी जो रिहायशी इलाके उनको छोड़कर अपने वाले इलाके में चले गए हैं। लेकिन 24 और 25 तारीख में फिर से इकट्ठा होने लगे हैं। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने जो ड्यूमा है, संसद है, उसको बर्खास्त कर दिया है। अब देखिए जब ड्यूमा के कैंडिडेट्स बर्खास्त कर दिए गए हैं तो ड्यूमा भी सरकार के अगेंस्ट चली गई है, ड्यूमा भी निकोलस जार के अगेंस्ट चली गई है, तो ड्यूमा ने भी इन मजदूरों को समर्थन दे दिया है। तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब राजनीतिक बयान देने लगे हैं। भाई जो ड्यूमा के कैंडिडेट हैं, संसद के सदस्य हैं, जब संसद को भंग कर दिया गया है तो ऐसे में संसद सदस्यों के पास विकल्प नहीं बचता है, तो उन्होंने क्या किया है कि इन मजदूरों के साथ हम भी मिल जाते हैं, जिससे कि हमारी भी आकांक्षाएं हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो भी हमारे पूरे हो सकेंगे। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया है। यानी यहाँ पे बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि यहाँ के जो पुलिस मुख्यालय वगैरह हैं उन पर भी अब आंदोलनकारी हमला करने लगे हैं। सरकार ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया है। यानी यहाँ पर एक घुड़सवार आर्मी थी, उनको तैनात कर दिया गया है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, चूंकि रसिया प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था, तो प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ के जो सैनिक थे वो युद्ध से ऊबने लगे थे। उन्हें भी अब लगने लगा था कि भाई अब हम पे नहीं लड़ा जा रहा है, अब हमें माफ़ करो, अब हमें अपने घर पे वापस लौटना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो सैनिक हैं वो भी सरकार से खुश नहीं है। तो सरकार ने जब ऑर्डर दिया है इन घुड़सवार सैनिकों को कि इन पर गोली चलाओ, तो घुड़सवार सैनिकों ने बगावत कर दी है। इन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया है और बगावत कर दी है। इन्होंने क्या किया, अपने जो सीनियर अधिकारी उनमें ही गोली मार दी है। जब एक कंपनी ने बगावत की है तो 2-3 कंपनियां और थी, उन्होंने भी बगावत कर दी। तो ऐसे करके मजदूरों के समर्थन में जो आर्मी वाले थे या सैनिक थे वो भी आ गए हैं। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए ड्यूमा के बैठक स्थल पर जमा हुए हैं। देखिए उस शाम को क्या हुआ है कि अब सिपाही, मजदूर और जो नेता हैं, ड्यूमा के जो बर्खास्त सदस्य हैं, वो सब इकट्ठा हो गए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक सोवियत का मतलब होता है परिषद, सोवियत का मतलब होता है स्थानीय परिषद। देखिए रसियन भाषा में सोवियत का अर्थ होता है स्थानीय परिषद, यानी स्थानीय सरकार चलाने के लिए परिषद का गठन होता है, उसको सोवियत कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर बगावत वाले जो सिपाही हैं, मजदूर हैं और जो बर्खास्त सदस्य हैं संसद के, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये ड्यूमा के बैठक स्थल पर जमा हो जाते हैं। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत यानी रूस का स्थानीय स्वशासी संगठन का जन्म होता है। यानी यहाँ से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है। देखिए रसिया की जो शासन पद्धति स्टार्टिंग में थी वो सोवियत वाली पद्धति थी। यानी यहाँ पर क्या था, जो छोटे छोटे इलाके थे उनकी अपनी अपनी स्वशासी निकाय थे, उनकी अपनी अपनी छोटी परिषदें थी, वो यहाँ पर शासन चलाती थी। तो यहाँ पर जो पेट्रोग्राद शहर है, यहाँ पर एक सोवियत का गठन हो जाता है, यानी यहाँ पर एक परिषद का गठन हो जाता है। और ये गठन करने वाले लोग कौन है, ये गठन करने वाले लोग सिपाही हैं, मजदूर हैं, ड्यूमा के बर्खास्त सदस्य हैं, ये लोग इसका गठन करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे लगातार विद्रोह बढ़ता जा रहा है, तो मजबूरी में 2 मार्च को निकोलस जार अपनी गद्दी छोड़ देता है। अंत में क्या होता है, जो पेट्रोग्राद में सोवियत बनी है, यानी जो स्थानीय परिषद बनी है, और ड्यूमा के जो नेता हैं, इन्होंने मिलकर एक अंतरिम सरकार बना ली है। यानी जो सोवियत में जो पेट्रोग्राद की सोवियत बनी है, जो कि मजदूरों और सिपाहियों ने मिलकर बनाई है, और जो ड्यूमा के बर्खास्त जो सदस्य हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, एक अंतरिम सरकार बना लेते हैं कि जब तक, अंतरिम का मतलब ये है कि जब तक संविधान तैयार नहीं होता तब तक ये सरकार बनी रहेगी। संविधान बनने के बाद फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और फिर से नई सरकार का गठन होगा, तो तब तक ये अंतरिम सरकार बना लेते हैं। ये तय किया गया है कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला जो लेने की जिम्मेदारी है वो संविधान सभा को सौंप दी जाएगी, और संविधान सभा का जो चुनाव है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। यानी यहां पर एक कंडीशन रख दी गई है, अंतरिम सरकार तो बना ली है मिलकर, कंडीशन ये रखी गई है कि जो रूस के भविष्य का फैसला लेने का जो काम है वो संविधान सभा करेगी, और संविधान सभा का चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी सब लोग उस वयस्क मताधिकार में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर फैसला लिया गया है। अब यहां पर फरवरी के बाद की स्थिति बताई गई है। देखिए, पेट्रोग्राद में मजदूरों ने सिपाहियों के साथ मिलकर सोवियत का गठन किया, और फिर सोवियत के सदस्यों ने ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बना ली। लेकिन अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। इस चीज को उदारवादी और समाजवादी खेमा जो है ये समझ रहा था कि अंतरिम सरकार में जो मजदूर वर्ग है उसकी भूमिका बहुत कम रही है, यानी कि मजदूर वर्ग के साथ कहीं ना कहीं छलावा हुआ है। तो उदारवादी और समाजवादी चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन हो जाए, क्योंकि निर्वाचित सरकार अगर रहेगी तो उसमें मजदूरों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हो पाएंगे। जो अंतरिम सरकार बनी है इसने जनसभा करने और संगठन बनाने पर जो पाबंदी लगी हुई थी उसको हटा लिया है। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर अब रूस में जगह जगह पर सोवियतें बनने लगी हैं। अब देखिए, इसी मौके का फायदा उठाकर जो बोल्शेविकों के निर्वासित नेता हैं व्लादिमीर लेनिन, ये अप्रैल 1917 में रूस में लौट आए हैं। यानी यहां पर इन्हें लगा है कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जार ने इन्हें देश से निर्वासित कर दिया था, लेकिन इन्हें पता है कि अब जार का शासन नहीं है, अंतरिम सरकार का शासन है, तो इन्होंने मौका देखकर अपने आप की एंट्री द्वारा मार दी है। लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक थे 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे, 1914 से ये युद्ध का विरोध कर रहे थे। यहां पर लेनिन ने बयान दिया है कि युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये इन्होंने 3 डिमांड रखी हैं। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस में क्या क्या शामिल है। इसमें एक तो इसमें युद्ध का समाप्त होना, इन युद्ध को समाप्त करना शामिल है, जमीनों को किसानों के हवाले करना, इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें शामिल है। लेनिन ने सुझाव दिया है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। तो ये कुछ इनके सुझाव हैं। अंतरिम सरकार भी बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था नहीं चला पाई, और अंतरिम सरकार पर जो मजदूरों का भरोसा था धीरे धीरे कम होने लगा। इसके चलते गर्मियों में जो मजदूर आंदोलन है ये और ज़्यादा फैल गया। चूंकि अब सभा करने और संगठन बनाने पर जो पाबंदी लगी थी वो हट चुकी है, तो ऐसे में विभिन्न वर्गों के जो भी कर्मचारी हैं या विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं अपने अपने संगठन बनाने लगे हैं। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई, ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। तो यहाँ पर लोग जो है अपने आप को गोलबंद करने लगे हैं, अपने अपने समूहों में, अपने संगठनों में अपने आप को गोलबंद करने लगे हैं। जैसे जैसे संगठन बनते गए हैं वैसे वैसे अंतरिम सरकार की जो ताकत है कमजोर होने लगी है, और फिर ऐसे में बोल्शेविकों का जो प्रभाव है ये बढ़ने लगा है। अंतरिम सरकार ने प्रयास किया है कि कैसे भी करके दमन करके इन संगठनों को या इन विद्रोह को दबाया जाए। तो अंतरिम सरकार ने असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर केवल शहर तक की स्थिति सीमित नहीं है, यहाँ पर गांव में भी जो किसान हैं, गांव में भी जो समाजवादी क्रांतिकारी हैं, वो वहाँ के सामंतों पर दबाव डालने लगे हैं कि भूमि का पुनर्वितरण किया जाए। जुलाई से सितंबर के बीच में किसानों ने बहुत सारी जो जमीनें हैं उन पर कब्जा कर लिया था। अब है अक्टूबर 1917 की क्रांति। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अंतरिम सरकार दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है। चूंकि लेनिन रूस में लौट आए हैं तो बोल्शेविक पार्टी का दबदबा बढ़ने लगा है, तो अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लेनिन को इस बात का अंदाजा लग गया है कि भाई अंतरिम सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही थोपेगी, तो लेनिन इस चीज़ से पहले अवेयर हो चुके हैं। इन्होंने जो है अपने जो समर्थक हैं, जहाँ जहाँ भी इनके समर्थक हैं, चाहे सेना में हैं, फैक्ट्रियों में हैं, या फिर कहीं अन्य समर्थक जो हैं, उन सबसे अपील की है कि वो सब इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि कोई ना कोई कार्रवाई होगी, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने जो है पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया है।
इधर लेनिन ने क्या किया है कि जो पेट्रोग्राद सोवियत है और अपनी पार्टी के जो भी लोग हैं उन सबको जो अंतरिम सरकार है यानी सत्ता जो है इस पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। अब देखिए इस सैनिक क्रांतिकारी समिति को कब हमला करना है, कब कार्रवाई करनी है, ये डेट मुकर्रर नहीं हुई है। अब देखिए इस सब सिचुएशन पर जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं केनेस्की, ये भी नजर रखे हुए हैं। 24 अक्टूबर को विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री केनेस्की जो है अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ ये शहर से बाहर चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, अपने जो वफादार सैनिक होते हैं उन सैनिकों के जरिए ये 2 बोल्शेविक अखबार के दफ्तरों को घेरने का प्रयास करते हैं। यानी कोशिश करते हैं कैसे भी करके बोल्शेविकों को दबा लिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये जो है अपने जो वफादार सैनिक हैं उनसे कहते हैं कि आप जो सरकारी इमारतें हैं या सरकारी विभागों की जो बिल्डिंग है उनको सेव करो। तो टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया है। अब देखिए बोल्शेविक तो तैयार बैठे हैं भाई, लेनिन को पहले से परिस्थिति का पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो लेनिन ने भी अपनी जो फौज है तैयार कर दी है। इधर क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने और मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक युद्धपोत है औरोरा नामक युद्धपोत से विंटर पैलेस पर बमबारी स्टार्ट कर दी है। विंटर पैलेस यानी शासक का जहां पर जो जार का घर था वहां पर उन्होंने बमबारी करना स्टार्ट कर दी है। शाम ढलते ढलते क्या हुआ, शाम ढलते ढलते जो क्रांतिकारी समिति है इसके नियंत्रण पूरा शहर आ चुका है और जो भी अंतरिम सरकार के मंत्री हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ऐसे यहां पर बोल्शेविक जो है फिर से दबदबे में आ गए हैं। जब देखिए पेट्रोग्राद में ये सब चीजें होने लगी तो अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी हैं और दिसंबर तक जो मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके हैं इन पर बोल्शेविक नेताओं का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज बताई गई है और वो बताइए तिथियों के बारे में, रूसी क्रांति की तारीख के बारे में। चूंकि रूस में जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था, जबकि हमारे भारत में वर्तमान में या फिर दुनिया के अधिकांश देशों में हम लोग जो डेट को फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से फॉलो करते हैं। जबकि रूस में 1 फरवरी 1918 तक यहाँ पर जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। तो यहाँ पर आपने जो भी डेट देखी है, 22 फरवरी देखी है, कोई भी डेट देखी है, वो डेट कहीं ना कहीं हमारे कैलेंडर से थोड़ा पीछे चल रही है, हमारा कैलेंडर से थोड़ा आगे है। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है ये जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। जैसे मान लीजिए अगर जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोई 2 तारीख के दिन घटना घटित हुई है तो हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो जो 15 तारीख को घटित होगी, इतना अंतर है। तो यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है कि इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो फरवरी क्रांति, जो हमने कहा फरवरी क्रांति फरवरी में हुई है, वो वास्तव में क्रांति जो 12 मार्च को हुई है। यानी हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो क्रांति जो है 12 मार्च को हुई है और अक्टूबर क्रांति जो है वो वास्तव में 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रूस के बारे में आपको बस यही दिक्कत जो है इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तारीखें जो हैं वो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हैं, जबकि यहाँ पर चीज़ों को आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर दोनों की दृष्टि से याद रखना पड़ेगा, दोनों की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे यहाँ बताया गया है कि अक्टूबर के बाद क्या बदला। देखिए बोल्शेविकों के हाथ में बागडोर आ चुकी है, अंतरिम सरकार तो भंग हो चुकी है, बोल्शेविक अब पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं। तो बोल्शेविक भी ये प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा करने का जिससे कि उनका दबदबा कायम रहे। बोल्शेविक कट्टर मार्क्सवादी थे और ये निजी संपत्ति की जो व्यवस्था थी इसके पूरी तरह से खिलाफ थे। हालांकि ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का जो है नवंबर 2017 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। इन्होंने जो है जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया है, किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी है। इधर जो है शहरों में जिनके बड़े बड़े मकान थे उन बड़े बड़े मकानों में उनके मकान मालिकों को रहने लायक जगह छोड़कर उन मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए हैं और उन्हें बेघर या फिर जरूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बोल्शेविकों ने यहाँ पर एक नया प्रयास भी किया है, क्योंकि यहाँ पर अब नई सरकार बनी है तो ये चाह रहे हैं कि भाई अब जो काम हो वो नए ढंग से हो। तो इन्होंने रंग रूट चेंज करने के लिए क्या किया है, जो सेना और सरकारी अफसरों की जो वर्दियाँ हैं वो भी बदल दी गई हैं। 1918 में सोवियत टोपी बुदियोनोव इसका चुनाव किया गया है। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी यानी बोल्शेविक रख दिया गया है। यहाँ पे पार्टी का नाम भी बदल दिया है इन्होंने। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए हैं, हालांकि इन चुनाव में इन्हें बहुमत नहीं मिल पाया है। फिर जनवरी 1918 में असेंबली ने जो है बोल्शेविकों के जो प्रस्ताव थे इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इस बात से लेनिन जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए हैं और लेनिन ने जो असेंबली को बर्खास्त कर दिया है। लेनिन का ये मानना था कि असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो है ये कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। फिर आ जाता है मार्च 1918। मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिस्टोस्क में जर्मनी के साथ संधि कर ली है। हालांकि संधि को लेकर
बोल्शेविकों के जो अन्य नेता थे वो इसके लिए सहमत नहीं थे, फिर भी लेनिन ने यहाँ पर यह संधि कर ली है। और आने वाले सालों में अगर देखा जाए तो आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी जो है अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए जो होने वाले चुनाव हैं इनमें हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई है। और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया है और रूस जो इस तरह से एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया है। देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्थानीय स्तरों पर जो पेट्रोग्राद है, मॉस्को है, यहाँ पे स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय निकाय बनाए गए हैं सोवियत का नाम दिया गया है। तो इन स्थानीय निकायों के चुनाव में कोई ना कोई पार्टी पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर बोल्शेविक पार्टी अब सत्ता में आ गई है, तो बोल्शेविक पार्टी में पार्टिसिपेट करती है। जबकि सबसे ऊपरी स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है इसको संसद का दर्जा दे दिया गया है और इसके नीचे काम कर रही है कौन? बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के ही बाद बाकी लोग जो हैं वो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में भी हैं। तो ऐसे करके बोल्शेविक पार्टी जो है नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी एक पार्टी बन चुकी है और यही पूरा देश संभाल रही है। बोल्शेविक पार्टी को भी कहीं ना कहीं डर था कि लोग उसकी आलोचना ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से विद्रोह भड़क उठे और ऐसे में बोल्शेविकों को सत्ता से हाथ धोना पड़े। तो इन्होंने क्या किया, गुप्तचर पुलिस का सहारा लिया है और जो इनकी आलोचना करने वाले थे उनको ये दंडित किया करते थे। लेकिन पार्टी के द्वारा थोपी गई सेंसरशिप की वजह से बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग होने लगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो बोल्शेविक पार्टी है इसने कहीं लोगों को स्वतंत्रता तो दी नहीं है, ये भी बहुत सारी चीज़ों पर सेंसरशिप लगा रही है। लोग आलोचना नहीं कर सकते हैं, इन्हें ये दंडित कर रहे हैं। तो ऐसे में लगने लगा कि भाई बोल्शेविक पार्टी भी लोकतंत्रवादी पार्टी तो नहीं है। इसके बाद है गृह युद्ध। देखिए, जब बोल्शेविकों ने अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया है तो उनकी नीतियों से हर कोई खुश नहीं था, कुछ लोग उनके विरोध में भी थे। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया है तो ऐसे में रूसी सेना टूटने लगी है, क्योंकि सेना में ज़्यादातर सिपाही जो थे किसान थे और जब इन्हें लगने लगा है कि अब हमें फिर से ज़मीन मिलने वाली है तो ये सैनिक का रोल छोड़कर अपने गांव में जाने लगे हैं ताकि वो फिर से अपनी खेती कर सकें। इधर जो है बोल्शेविकों से जो समाज के अन्य तबके थे, जैसे कि गैर बोल्शेविक समाजवादी हैं, उदारवादी हैं, राजशाही के समर्थक हैं, ये सब भी इनसे खुश नहीं थे। तो ये सब जो हैं अपनी अपनी टुकड़ियाँ संगठित करके बोल्शेविकों से लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। देखिए, बोल्शेविकों को यहाँ पर रेड्स कहा गया। रेड्स यहाँ पर इनका झंडा होता था। 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों यानी कि ग्रीन्स और जार समर्थकों यानी कि व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा और इन्हें जो है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का समर्थन प्राप्त था। यानी यहाँ पर बोल्शेविकों के जो विरोधी हैं इन्हें भारी ताकतों का समर्थन मिला हुआ था। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध छिड़ जाता है। हालांकि कुछ समय के बाद जनवरी 1920 तक जो भूतपूर्व रूसी साम्राज्य है इसके ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों ने फिर से अपना नियंत्रण साबित कर लिया है। लेकिन बोल्शेविकों के मन में नए क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने की जो लालसा थी बनी रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सोवियत का चलन था, यानी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर सरकारें बनाने का चलन था। तो जैसे पेट्रोग्राद से स्टार्टिंग हुई थी, पेट्रोग्राद, मॉस्को, इन सब पे बोल्शेविकों का कब्जा था। रूस से बाहर के जो क्षेत्र थे, जो जहाँ पर इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्थानीय सरकारें चल रही थी। तो जब इन्होंने वहाँ पर कब्जा करने के लिए गए हैं तो वहाँ के स्थानीय जो भी सरकार वाले हैं उनसे इनका टकराव हुआ है। तो इन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको दंडित किया है, उनको मृत्युदंड दिया है। तो मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। अब देखिए, ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, अब इनसे बोल्शेविकों को लगने लगा है कि इससे जो समर्थन है कहीं ना कहीं टूटेगा। जो हम चाह रहे हैं कि अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपनी सत्ता फैलाएं, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इन्होंने तरीका ये निकाला है कि इन्होंने यूएसएसआर का गठन किया, यानी सोवियत संघ बनाया है और सोवियत संघ के अंतर्गत जो भी विभिन्न इलाके हैं उनको शामिल कर लिया गया है। यानी वो अपनी अपनी स्थानीय सरकारों के साथ, स्थानीय निकायों के साथ इस यूएसएसआर के अंतर्गत आ सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई और यूएसएसआर का जो गठन है दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया था। यानी इसका जो गठन है दिसंबर 1922 में किया गया है और बोल्शेविक सरकार ने इसका गठन किया है। उद्देश्य यही है कि जो नए इलाके हैं या नई सोवियतें हैं उनको इसमें शामिल किया जा सके। आगे है समाजवादी समाज का निर्माण। देखिए, बोल्शेविक जो थे वो मार्क्सवाद के कट्टर समर्थक थे और मार्क्सवाद में यानी मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी संपत्तियां हों वो या तो राष्ट्र की संपत्ति हों या फिर आम जनता में वो बांट देनी चाहिए।
तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने जो उद्योग हैं या बैंकें हैं इनका राष्ट्रीयकरण जारी रखा है। अब चूंकि देश का विकास भी करना है इन्हें, अब इनके मन में आता है कि अगर हम देश के विकास के लिए योजनाएं जो हैं स्थानीय स्तर पर छोड़ देंगे तो भी दिक्कत होगी, हो सकता है विकास का जो स्तर है वो एक समान ना रहे। तो इन्होंने केंद्रीकृत नियोजन को अपनाया है, यानी शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था ये लागू की गई है और इसी आधार पर इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है रूस से निकल कर आया है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में पंचवर्षीय नियोजन की जो परंपरा है कहाँ से अडॉप्ट की गई है, ये रूस से अडॉप्ट की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर जो पहली दो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, एक तो 1927 से 32 थी और दूसरी 1933 से 38 थी। तो दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की जो कीमतें थी स्थिर कर दी थी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी ज्यादा गति मिली, औद्योगिक उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ने लगा और ऐसे में नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आए हैं। हालांकि यहां पर तेज निर्माण कार्यों का दबाव था, तो ऐसे में मजदूरों के लिए जो कार्य की परिस्थितियां थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, कार्य स्थितियां खराब होने लगी। इसके अलावा इन्होंने जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं या फिर निम्न तबके के लोग हैं उनको शिक्षित करने का भी प्लान बनाया है। फैक्ट्री कामगारों, किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए इन्होंने इंतजाम किए हैं। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई हैं ताकि वो वहां पर पढ़ सकें। सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए हैं। यानी इनका उद्देश्य ये है कि समतामूलक समाज बने। ऐसा ना हो कि समाज में गरीब रहें और अमीर रहें, ये विभेद ना रहे, एक समतामूलक समाज क्रिएट हो। इसके लिए इन्होंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद आ जाता है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। यानी लेनिन के बाद फिर इनकी सत्ता को, इनकी विरासत को स्टालिन संभालते हैं। 1927-28 के आसपास रूस में अनाज का संकट पैदा हो गया। यहां पे अनाज की काफी ज्यादा कमी पैदा होने लगी। सरकार ने चूंकि कीमतें स्थिर कर दी थी और उस तय कीमत से ज्यादा कीमत कोई किसान मांग नहीं सकता था, उसी कीमत पर उसे अनाज बेचना था। तो ऐसे में कई किसान ऐसे थे जो कि इस कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में अनाज संकट यहाँ पे क्रिएट हो गया क्योंकि सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, लेकिन किसान जो है उस कीमत पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। किसान चाह रहे थे कि हमें ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा कीमतें मिलें। तो यहाँ पर अब लेनिन के बाद पार्टी की कमान स्टालिन संभाल रहे थे। स्टालिन ने सिचुएशन से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा है और कुलकों का मतलब है संपन्न किसान। रूसी में कुलक का मतलब होता है संपन्न किसान। तो जो संपन्न किसान थे जिन्होंने अनाज की जमाखोरी कर रखी थी उनके ठिकानों पर छापे मारे हैं। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही है तो इन्होंने खेतों का सामूहिकीकरण कर दिया है। सामूहिकीकरण का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब किसी एक का खेत नहीं होगा, यहाँ पे सब समूह, पूरे समूह के खेत होंगे। पूरे समूह मिलकर इसमें खेती करेगा और सबको जो भी मुनाफा होगा बाद में बांट दिया जाएगा। तो यहां पर अब चूंकि अनाज का संकट है तो अनाज के संकट में जरूरी यह है कि अब औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाए। चूंकि यहाँ के किसान काफी ज्यादा छोटे थे, यानी यहाँ पे किसानों पर बहुत बड़ी बड़ी जोतें नहीं थी। जो संपन्न कुलक थे, संपन्न जो किसान थे, उनके पास ही बड़ी बड़ी जोतें थी। तो जरूरी यह था कि औद्योगिक खेती अगर करनी है तो जो कुलक हैं यानी जो संपन्न किसान हैं उनका सफाया किया जाए। किसानों से जो छोटे छोटे किसान उनसे जमीन छीनकर सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाए जाएं ताकि वहां पर औद्योगिक खेती या औद्योगिक पैमाने पर खेती की जा सके। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती या फिर सामूहिक खेत यानी कोल खोज कहा जाता है, इनमें काम करने का आदेश जारी कर दिया। यानी अब यहाँ पर सभी से जमीनें छीनकर, चाहे वो कुलक हों या फिर निम्न तबके के किसान हों, सभी लोगों से जमीन खींचकर अब जमीन को सरकार की संपत्ति बना दिया है। और अब आदेश दिया 1929 में कि सब लोग जो है सामूहिक खेती करेंगे। पूरा का पूरा एक गांव है, उस गांव के लिए जमीन आवंटित कर दी है। गांव में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जमीन नहीं है, पूरा का पूरा गांव उस जमीन के टुकड़े पर खेती करेगा और जो भी पैदावार होगी उस पैदावार का मुनाफा वो लोग उठाएंगे। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। अब देखिए, इसमें भी समस्याएं थी। जब सामूहिक काम करवाया जाएगा तो हो सकता है कोई किसान ज्यादा मेहनत करे, कोई किसान कम मेहनत करे। ज्यादा मेहनत करने वालों को हो सकता है कम मुनाफा हो, भाई उसने ज्यादा मेहनत की है तो हो सकता है कम मुनाफा हो। और हो सकता है कोई कामचोर टाइप का व्यक्ति हो, उसे ज्यादा मुनाफा हो, ये भी हो सकता है। तो लोग भी जो थे परेशान होने लगे, उन्हें लगने लगा कि तरीका गलत है। भाई हम तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें उस हिसाब से मुनाफा नहीं मिल रहा है, हमें तो एक कॉमन कमाई वो दे दी जा रही है, उससे हमारा काम नहीं चलने वाला है ना। तो कई किसान इसके विरोध में आ गए। किसानों ने तरीका ये निकाला कि वो अपने जानवरों को खत्म करने लगे, क्योंकि उस समय जो खेती थी
वो खेती औजारों से ज़्यादा जानवरों के जरिए होती थी, यानी बैल वगैरह जो है इन सब का प्रयोग होता था। तो इन्होंने अपने जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया। इनकी धारणा ये थी अगर जानवरों को मार देंगे तो कहीं ना कहीं खेती की जो व्यवस्था है वो प्रभावित होगी और सरकार को एंड में अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। तो इस दौर में करीब 1/3 यानी लगभग 30 लाख पशु करीब मार दिए गए थे। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को स्टालिन ने सख्त सजा भी दी, लेकिन फिर भी इसका विरोध होता रहा। हालांकि स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर जो स्वतंत्र किसान हैं इसकी व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन जो स्वतंत्र किसान होते थे उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी, जबकि जो कोल खोज वाले किसान हैं इनको सरकारी स्तर पर सहायता दी जाती थी, सरकारी स्तर पर बीज उपकरण वगैरह उपलब्ध कराए जाते थे। हालांकि स्टालिन का जो प्रयोग था सामूहिकीकरण का, यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। इस प्रयोग के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-33 में खराब फसल की वजह से सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा और इस अकाल में करीब 40 लाख लोग मारे गए। देखिए, जब इतना भयंकर यहाँ पे अकाल पड़ा है, 40 लाख लोग मारे गए हैं, तो ऐसे में लोगों का जो भरोसा था वो भरोसा खत्म होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वाकई में तानाशाह लोग हैं, इनके बस की बात नहीं है। ऐसे में जो बोल्शेविक पार्टी के बहुत सारे लोग थे, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करने लगे हैं। तो पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या फिर श्रम शिविरों में भेज दिया गया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेनिन हो या स्टालिन हो, इन्होंने कठोर नीति अपनाई है। जो जो बोल्शेविक सरकार की आलोचना करते थे उनको ये लोग डिटेंशन सेंटर में भेज देते थे और वहाँ पर तरह तरह की यातनाएं देते थे। कई लोगों को ये साजिश रचने के विरुद्ध उनकी हत्या कर देते थे। बहुत सारे लोगों को समाजवाद के विरुद्ध साजिश रचने के लिए मार दिया गया। तो ये था स्टालिन का दौर। अब देखिए, यहां पर यह बताया गया है कि रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक स्तर पर प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, बोल्शेविकों की जो शासन पद्धति थी इससे यूरोप की जो समाजवादी पार्टियां थी बहुत ज्यादा सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी। यानी लगने लगा कि भाई मेहनतकश मजदूरों का भी एक राज्य स्थापित हो सकता है, ऐसी एक उम्मीद एक जग गई। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, जो कि 1920 में बनाई गई थी, और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न, इसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहा जाता है, इनमें हिस्सा लिया। इसके अलावा कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा भी दी गई। लेकिन 50 के दशक तक आते आते जो देश के भीतर के लोग हैं वे समझने लगे हैं कि सोवियत संघ की जो शासन पद्धति है वो रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। यानी जो हमसे वादे किए गए थे कि भाई सभी को एक समान अवसर देंगे, सबको स्वतंत्रता देंगे, वो सब चीजें यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। ये लोग तानाशाही चला रहे हैं। वहां के नागरिकों को लगने लगा है कि सरकार जो है कई तरह की जो आवश्यक स्वतंत्रताएं हैं वो नहीं दे रही है, और जो विकास परियोजनाएं हैं उनको दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। अब यहां पर इन्हें ये लगने लगा है। अब देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर दो शब्द आए हैं, एक तो आया है साम्यवाद और दूसरा आया है समाजवाद, है ना। इनको मैं क्लियर करना चाहूंगा ताकि जाते जाते आपको समझ में आए साम्यवाद और समाजवाद में अंतर क्या है। देखिए, वैसे तो साम्यवाद जो है समाजवाद का ही पार्ट है। देखिए, साम्यवाद ये कहता है कि यहां पर एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर जो निजी संपत्ति हो बिल्कुल ना हो, सब कुछ जनता के लिए हो, सब कुछ समाज के लिए हो, या तो सरकार के नियंत्रण हो या फिर सब कुछ जनता के लिए हो, और सब कुछ चीजें कॉमन हो। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा विशेष अवसर दिए जा रहे हो, किसी को कम अवसर दिए जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद ये कहता है कि समाजवाद के अंतर्गत जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए। ऐसा नहीं है कि सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए, जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए। जैसे रूस की बात करें तो रूस में जो समाजवाद शब्द इस्तेमाल हुआ है वास्तव में वो साम्यवाद है। रूस में जो सामूहिकीकरण किया गया वो साम्यवाद का उदाहरण है। समाजवाद का मतलब क्या है? जैसे भारत की स्थिति देखें तो भारत में समाजवाद का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ जो निम्न तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार फ्री में राशन की व्यवस्था करती है, सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराती है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। हालांकि हमारे यहाँ पर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और हमने समाजवाद के मॉडल को भी अपनाया हुआ है। तो हमारे यहाँ पर जो लोग जिनके पास अवसर हैं वो धन भी कमा सकते हैं, अपने बड़े बड़े उपक्रम भी स्थापित कर सकते हैं, निजी संपत्ति भी खरीद सकते हैं, जबकि साम्यवाद में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। साम्यवाद का मतलब ये है कि समान समाज होना चाहिए। तो रूस में जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो साम्यवाद की व्यवस्था थी, जबकि हमारे भारत में या फिर अन्य देशों में जो व्यवस्था अपनाई गई वो समाजवाद की व्यवस्था अपनाई गई है। तो साम्यवाद और समाजवाद में अंतर है। साम्यवाद पूरी तरह से मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां पर
वर्गविहीन समाज की कल्पना की गई है कि समाज में कोई वर्ग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि समाज में कोई विशेष लोग होंगे, वर्गविहीन समाज की कल्पना की गई है। जबकि समाजवाद में क्या है कि जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाएगी और बाद बाकी लोगों के पास जिनके अवसरों को बुलाने का क्षमता है वो लोग अपना विकास कर सकते हैं। तो साम्यवाद और समाजवाद में ये की डिफरेंस है। तो रूस में जो है साम्यवाद लागू हुआ था, ना कि समाजवाद। हालांकि एक चैप्टर में कई जगह पर, क्योंकि यहाँ पर क्या अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन की जाती है, तो यहाँ पर समाजवाद की जगह साम्यवाद की जगह समाजवाद आपको पढ़ने को मिला। वास्तव में रूस में जो है साम्यवादी व्यवस्था थी जो कि मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो अब आप लोगों को साम्यवाद और समाजवाद में अंतर समझ में आ गया होगा कि इसमें अंतर क्या है। अब देखिए रूसी क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है वो भी हम जान लेते हैं। भारत के भी बहुत सारे नेता रूस की क्रांति से प्रभावित हुए थे। तो एम एन रॉय हैं, एम एन रॉय भारतीय क्रांतिकारी थे। इन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी इसकी 1917 में स्थापना की थी, ये इसके संस्थापक हैं। और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न के प्रमुख नेता थे, यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख नेता भी थे। इनकी जो पार्टी है मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसके सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। इसके अलावा उस समय जो हमारे प्रमुख नेता हैं जिनमें जवाहरलाल नेहरू हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने भी सोवियत समाजवाद के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है ना। वहाँ पर जाके दौरा भी किया है कि भाई किस तरह के हालात हैं। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रिवॉल्यूशन नामक किताबें लिखी हैं। उसके अलावा H.D. विद्यालंकार ने द रीबर्थ ऑफ रसिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें लिखी हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके जो है PCS एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं कि ये किताबें किसने लिखी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन किताबों के रचनाकार कौन हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और जो साम्यवाद और समाजवाद का डिफरेंस है वो समझ गए होंगे कि रूस में जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो साम्यवाद की व्यवस्था थी। देखिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी सीरीज ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। हालांकि कुछ चैप्टर लेंदी हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है। इसके अलावा मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको इन नोट्स के साथ साथ इनकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।